Hello, dear student. We are discussing about different function of प्लाज्मोमेम्ब्रेन। और इससे पहले के वीडियो में हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में पढ़ा और प्लेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा और जो प्लाज्मोमेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा। फोर्थ वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मोमेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्टिंग सॉलिड्स। जैसे कि आपको पता है प्लाज्मोमेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ आउटर बाउंड्री है। और ये आउटर बाउंड्री है तो यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि एक कोशिका, एक जब जीव की हम बात करें तो एक जीव में लाखों कोशिकाएं होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स से वो मिलकर के बना होता है और उन कोशिकाओं के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन होने से हमें लिविंगनेस आती है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से आदान प्रदान, ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है जो चलती रहती है। तो द प्लाज्मोमेम्ब्रेन कंटेन द मैसेंजरी फॉर फिजिकल ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर, often from region where the solute present is low concentration into region where the solute is present at much higher concentration। ये एक बहुत ही ऑस्मोसिस का जो फिक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग होता है। सिंपल डिफ्यूजन की तरह हायर कंसंट्रेशन के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसके अलावा कुछ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मशीनरी अलाउ एस cell to accumulate substance such as sugars and amino acids that are necessary to fuel in its metabolism and develop its macromolecules। इसके अलावा कोशिका जो क्या करती है, सुगर्स और एमिनो एसिड्स को स्टोर भी करती है। प्लाज्मोमेम्ब्रेन इज आल्सो ट्रांसपोर्ट आयंस thereby enabling ionic gradient across itself। दिस कैपेबिलिटी इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर नर्व एंड मसल सेल्स। तो यहाँ पर ये नर्व और इस मसल सेल्स के लिए बता रखा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ अलग अलग जो सेल्स हैं, अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं, वो अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है। अलग अलग प्रकार की सेल्स को अलग अलग प्रकार के रिएक्शन करनी पड़ती है। जब रिएक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें काम आते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है। एक कोशिका जिसमें प्रोडक्शन होता है, एक कोशिका जिसमें वो मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। तो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ से उन कोशिकाओं को जहाँ पे काम में आना वहाँ पर पहुँचाया जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट्स में अगर आप देखें, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हाट्स हैपन इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, द कार्बन एक्यूमुलेटेड इन फॉर्म ऑफ शुगर का फॉर्मेशन होता है, इन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये शुगर फिर जहाँ पर फॉर एग्जांपल रूट में भी शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, रूट सेल तक जाएगी, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है लेकिन उसको शुगर की आवश्यकता तो होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो देन from leaf to it is transport in last cell of root system, क्योंकि उसको भी लिविंग रहना है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी फॉर्मेशन उसको भी चाहिए होता है। वहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू जो शुगर है उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसको कोशिका उसको यूटिलाइज करती है। तो ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलती रहती है। इसके अलावा तो एक तो जनरली क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, वर्क फ्लो हो सकता है थ्रू द चैनल्स, फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स हो सकता है जिसमें एक मॉलिक्यूल्स बाहर आता है, एक अंदर चला जाता है। इसके अलावा को ट्रांसपोर्ट हो सकता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक साथ में जा सकते हैं। एंटीपोर्ट भी हो सकता है जिसमें एक मॉलिक्यूल्स अंदर आता है, एक अंदर बाहर आता है, ये थ्रू चैनल्स होते हैं। इसके अलावा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसका हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि बाय द यूजिंग ऑफ एटीपी, जैसे इस डायग्राम में के लास्ट में रेड में दिखा रखा है, तो ये
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हाई से लो जाते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब लो से हाई की तरफ जाते हैं कंसंट्रेशन, तब हमें एनर्जी की उनको कोशिका को ज़रूरत होती है, तो उसमें एटीपी का उपयोग होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन सिस्टम है डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूट्स हैं उनको अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने में सहायक होता है या करता है। नेक्स्ट इज द रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल साइन या सिग्नल ट्रांसडक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक जो जीव है it is made up of different type of organs, or different type of organs are made up of different type of tissues, and different type of tissues are made up of different same kind of cells. So last structural and functional unit of all living organism is the cell. तो सेल को वो सारे काम करने पड़ते हैं जिसकी हम बात कर जिससे उस ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं किसी हार्मोन्स की। तो जब हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल सिस्टम में हार्मोन रिलीज़ एक जगह से होता है, देन उसके बाद में वो पूरे ब्लड सर्कुलेट होकर के लास्ट में जहाँ पर काम करना होता है वहाँ पर उस ऑर्गन में पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो कुछ प्रकार की एक्टिविटी को इनहिबिट या सप्रेस करता है या उसको बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये सब कैसे होता है कि जो सेल सिग्नल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर वहाँ पर जाकर के उसमें अटैच होते हैं। ये सेम सिस्टम इज़ आल्सो इन प्लांट सिस्टम। ओके, तो जो हार्मोन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद में सेल्स से रिकग्नाइज करती है कि इस हार्मोन्स से रिएक्ट करना है। देन उसके बाद में जो सिग्नल्स हैं वो भेजे जाते हैं हमारे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद में सम जीन्स may be activated, some genes may be deactivated, जो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड द नेचर ऑफ आउटर सिग्नल इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स या अदर रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसमें सेल सिग्नलिंग का इन प्लांट सेल्स। जब एक नेक्रोसिस का नाम से सुना होगा। जब नेक्रोसिस में क्या होता है, कुछ सेल्स हैं वो अपने आप को मार लेती है ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो आगे नहीं बढ़े। मान लीजिए किसी एक कोशिका में कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वो सीवियर इन्फेक्शन होता है, तब कोशिका आसपास की कोशिकाओं में ये सिग्नल्स जाते हैं कि देयर इज सम मेजर अटैक इज देयर। देन व्हाट्स हैपनिंग, जो सेल्स के अंदर जो जितने भी लाइसोसोमिक जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो पूरी कोशिका उससे नष्ट हो जाती है और एक पूरा सर्कल वो बना लेती है। तो कई बार लीव्स के अंदर आपने छोटे छोटे चकत्ते वगैरह देखे होंगे जहाँ पर बिल्कुल हॉल हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू वो सुसाइड कर लेती है एक तरह से सेल्स, ताकि दूसरी सेल से ज़िंदा रह सके। तो ये सिर्फ सेल सिग्नलिंग से संभव है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव मेम्ब्रेन विद डिफरेंट रिसेप्टर। अलग अलग रिसेप्टर होते हैं और इनकी अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, उनको अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इंटरेक्शन करने की अलग अलग की कैपेबिलिटी होती है। ये रिसेप्टर इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन से अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर विद एक्सटर्नल ligands may cause the membrane to generate a signal that stimulates or inhibit the internal activities। बिल्कुल सिंपल है, स्टिमुलेट भी कर सकती है एक्टिविटी को, किसी एक्टिविटी को, और ये किसी एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर सकती है।
जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए ये इससे सेल्स हैं, फाइटोक्रोम एक्टिवेटेड बाई लाइट सेल, ये एनिमल सेल्स में है। तो ये जैसे यहाँ पर लाइट आती है, लाइट आने के बाद में ये फाइटो एक्टिवेटेड बाई लाइट, तो ये लाइट से रिकग्नाइज करते हैं। देन उसके बाद में सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज फर्स्ट एक्टिवेटेड होता है। देन न्यूक्लियस में क्या होता है, ये वही मैंने होता है डीएनए में जो जीन्स होता है उसको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करता है। तो देन उसके बाद में ये उस जो क्या कहते हैं जो अब ये लाइट की इंटेंसिटी क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो लाइट की मात्रा ज़्यादा इंटेंसिटी है तो मेलानिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। सो मेरी जो कंसिक्वेंस होती है, एक जब रिएक्शन होती है उसके साथ में बहुत सारी कंसिक्वेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट कीजिए, लाइट में कैल्शियम साइंसिस में होता है, कैल्शियम आयन अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटीज़ होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन होगा और डी इथियोलेशन या ग्रेनिंग रेस्पॉन्स है प्रोटीन। तो इस लाइट को किस तरह से क्या कहते हैं कि प्लांट्स में प्लांट में बताया गया है कि प्लांट में किस तरह से ये जैसे ये बताया गया है कि ग्रीनिंग, जो प्लांट में ग्रीननेस आती है वो किस तरह से एक्टिवेटेड होती है थ्रू द लाइट। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो है इंटरसेलुलर इंटरेक्शन। द एक्सटर्न, ये अभी तक हमने पढ़ा जो सेल सिग्नलिंग था वो क्या था, सेल टू सेल इंटरेक्शन या सेल टू एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। एक होता है इंटरसेलुलर इंटरेक्शन, एक कोशिका से दूसरी कोशिका से इंटरेक्शन कैसे होगा, और या विद इन द सेल से किस तरह से इंटरेक्शन होगा। तो इंटरसेलुलर ये इंटरसेलुलर इंटरेक्शन है बिटवीन टू सेल्स। तो दो सेल्स के बीच में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल होगी, सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, देन उसके बाद में फिर मेम्ब्रेन होती है। तो कोशिकाएं, एक कोशिका दूसरी कोशिका से किस तरह से कनेक्ट करती है या किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है, इसको हम इंटर सेलुलर इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो एक प्लाज्मोडेस्माटा होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद में जो अगर हम इसके एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे एक कोशिका दूसरी कोशिका से थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वो जुड़ी हुई रहती है, लेकिन इनके बीच में कुछ कुछ जंक्शंस होते हैं जहाँ से ये एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग जो सेल्स हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स में अलग अलग प्रकार से इंटरेक्शन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो इंटरेक्शन होता है वो थ्रू द मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू होता है। देन उसके बाद में लास्ट वन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पर मेम्ब्रेन सिस्टम कहना चाहता उचित रहेगा। तो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो एनर्जी फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो ये एनर्जी का मतलब है अंदर जो सेल के अंदर जो कोशिका करती है वो एटीपी का उपयोग करते हुए करती है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एटीपी का फॉर्मेशन आपके इन केस ऑफ प्लांट सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। देन इसके बाद में अगर ये एनिमल सेल्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन सिस्टम पे होता है। तो इस पे अगर हम जो
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में तो सारा जो फंक्शन है वो मेम्ब्रेन सिस्टम पे होता है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर, और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है जिस नीचे डायग्राम बता रखा है। तो यहाँ पर जो एक एटीपेज एंजाइम है वो मेम्ब्रेन होता है, और एटीपेज एंजाइम क्या करता है, एडीपी और एटीपी को कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है बाय यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का। तो प्लाज्मा में मेम्ब्रेन एटीपी फॉर्मेशन या एटीपेज सिंथेज, एटीपी सिंथेज जो एंजाइम हैं वो कीबियोस्मोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और ये भी कहाँ पर अटैच रहता है, ये मेम्ब्रेन सिस्टम पर ही अटैच रहता है। जैसे यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे आपके दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, एटीपेज एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। सेम थिंग विथ प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट हैं, इसमें ये थाइलाकोइड्स ल्यूमन्स हैं, और इस थाइलाकोइड ल्यूमन्स पे यहाँ पे आपको बीच में ये बहुत सारे एटीपेज एंजाइम्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो एटीपी का फॉर्मेशन या एनर्जी का फॉर्मेशन है वो भी ऑन मेम्ब्रेन सिस्टम पर ही होता है। तो कुल मिलाकर के जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इसी के आधार पर इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल का पार्ट हम कहते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को हमें समझना ज़रूरी है। थैंक यू।